ताकि इसको किल ना कर पाए, ऐसा हमने इसको बनाया था। तो ये हमारा हो गया था। इसके रिलेटेड हमने लोगों ने क्वेश्चंस भी देख लिए थे। कौन कौन सा क्राइजीन किस किस को किल करेगा, क्राई 1 AB कॉर्न बोरर, क्राई 2 AB क्राई 1 AC कॉटन बॉलवर्म को किल करता है। ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था आप लोगों का। अब देखो, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच वन इज आरएनए इंटरफेरेंस। देखो मैंने आप लोगों को वहां पे ही बताया था जब हम पोस्ट हार्वेस्ट फ्लोस को डील कर रहे थे। अब आरएनए इंटरफेरेंस यहाँ पे हम किस चीज में पढ़ेंगे, आखिरकार प्रॉब्लम क्या, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ क्या करती है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हमारे पास एक नेमेटोड है जो इसका नाम है मेलोडीगाइन इनकोग्निशिया। अब ये क्या करता है, जो हमारे टोबैको प्लांट होती है उन टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है, उनकी रूट्स को इन्फेक्ट करता है। तो अब हमें क्या करना है कि ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास, जैसे कि ये आपका प्लांट, इनकी रूट्स के अंदर ये ऐसे सपोज कर लो कुछ क्राउन्स बना रहा है, कुछ बना, मेनली वैसे ही बोला जाता है कि नेमेटोड क्या करता है, पैरासाइट की तरह रहता है। ये क्या करेगा, पैरासाइट की तरह रूट्स से के पास रहेगा और जितना भी रूट्स का न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा खुद न्यूट्रिशन लेता रहेगा और आपकी रूट्स को इन्फेक्ट करेगा। अब हमें क्या करना है, इस नेमेटोड मेलोडीगाइन इनकोग्निशिया को रोकना है कि ये हमारे टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट ना करे। अब इसको रोकने के लिए हम टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे, कौन सी, आरएनए इंटरफेरेंस। अब आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगी बच्चों, ट्राई करना सेम ही वे में लिखना तो समझ में ज्यादा आएगा आपको अच्छे से। लिखो आरएनए इंटरफेरेंस, एक और नाम मैंने आप लोगों को बताया था इसका, इंटरफेरेंस। मैम एंटीसेंस आरएनए और कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये दो नाम दिए थे। तो ये क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस एक नेचुरली अगरिंग मैकेनिज्म है। बच्चों देखो, जिसकी फर्स्ट क्लास है ना आपकी एप्लीकेशन वाले चैप्टर की, वो यहीं से नोट्स बनाना स्टार्ट करो, समझ में आ जाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, एक नेचुरली अगरिंग मैकेनिज्म है जो क्या काम करता है, दैट लीड्स टू साइलेंसिंग ऑफ जीन, जीन को साइलेंट करने का ये काम करता है, साइलेंसिंग ऑफ जीन। और ये एक नेचुरली अकरिंग मैकेनिज्म है जो सबकी बॉडी के अंदर होता है, सभी यूकैरियोट्स की बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट है। इसको हम बोल सकते हैं आपका सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म। इसका मतलब ये हम सबकी बॉडी के अंदर भी होगा। काम क्या करेगा, सिर्फ नॉर्मल सी समझना कि ये रोकेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए ना बन पाए, बिकॉज आपको पता है आरएनए कैसा होता है मैम, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो आरएनए को डबल स्टैंडर्ड बनने से ही रोकेगा। अब कैसे, देखो सपोज करो ये हमारे पास कोई सेल है, इस सेल के अंदर कोई वायरस एंटर हो रहा है। अब जैसे ही कोई वायरस एंटर होता है सेल के अंदर तो क्या करता है वो, अब एक चीज ध्यान रखना, रेप्लिकेशन करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। तो हमने ना हमने यहाँ पे एक ऐसे वायरस लिया जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या था, डबल स्ट्रैंडेड वायरल आरएनए था इसके पास। किसके पास, एक वायरस के अंदर एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल था जो कैसा था, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपकी बॉडी के अंदर आया, आपकी बॉडी के अंदर आ गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये क्या करेगा, अब आरएनए में से आपको पता है, जैसे कि देखो हम डीएनए में पढ़ते थे मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में, कि एक स्ट्रैंड को तो हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और एक को बोलते हैं एंटी सेंस। हमेशा जो सेंस वाली थी वो क्या करते थे, सेंस वाली स्ट्रैंड क्या करती थी, कोडिंग कराती थी आपका, है ना। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही समझो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, एक को हम बोलेंगे सेंस आरएनए
जो आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी, और एक को हम बोल देंगे यहाँ पे एंटीसेंस, जो आरएनए को मतलब प्रोटीन नहीं बनाएगी। सेंस आरएनए और एंटीसेंस समझ में आया? अब suppose हमारी बॉडी के अंदर मैंने बोला एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया, जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आया तो आपका एक फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं RISC फैक्टर। RISC की फुल फॉर्म होती है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स आएगा, और ये आने के बाद क्या करेगा, आपके इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। अब इसको हम दे देते हैं चलो यहाँ पे रेड कलर, तो जैसे ही आया बाइंड कर गया आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। अब जैसे ही आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से बाइंड करेगा, भी क्या कर देगा, आपका जो सेंस आरएनए था उस सेंस आरएनए को डाइजेस्ट करा देगा। ये था आपका सेंस आरएनए। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, मेरे फोन में तो विजिबल है, बाकी सबको भी आगे विजिबल होगी। यस मैम। जिसको नहीं दिख रही ना एक बार लीव करके वापस से ज्वाइन कर लो, तब स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंस आरएनए को करा देंगे ब्रेक। अब जैसे ही सेंस आरएनए ब्रेक हुआ, अब आप खुद देखो एक नॉर्मल सी चीज, वायरस आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करता है, जब वो आपके डीएनए के साथ मर्ज हो जाता है, आपके डीएनए के अंदर अपने आप को इंसर्ट करेगा और रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करके प्रोटीन बनाएगा, तभी तो आपको इन्फेक्शन होता है ना वायरस का। अब यहाँ पे जैसे ही वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल डाला हमारी बॉडी के अंदर, कैसा, अगर डबल स्टैंडर्ड हुआ, अगर उसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए हुआ तो RISC फैक्टर आएगा, उससे बाइंड कर जाएगा, उसका जो सेंस आरएनए है उस सेंस आरएनए को कर देगा किल। अब सेंस आरएनए प्रोटीन बना रहा था, एंटीसेंस से तो हमें कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, एंटीसेंस रहना चाहे बॉडी के अंदर रहे, क्योंकि कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, इसका मतलब आपकी बॉडी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो है एक नेचुरल मैकेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर आपको एक वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो ये नेचुरल मैकेनिज्म है। अब आपने देखो पहले हमने पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, किसी नेचुरल अकरिंग प्रोसेस को ही देखते हैं और उसी की हेल्प लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का यूज किया था, उसके अंदर से टाइप्लाज्मिड लिया था, नेचुरली है वो इन्फेक्शन कर रहा था, उसके अंदर से टाइप्लाज्मिड निकाला, उसके अंदर से ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को रिमूव कर दिया, अपना अच्छे वाला जीन वहां पे इंसर्ट करा दिया। तो एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस यहाँ पे भी हुआ। अब इस प्रोसेस का मैं यूज करूंगी, जो अभी हमने प्रॉब्लम देखी थी ना बच्चों, निमेटोड वाली जो हमने अभी प्रॉब्लम देखी थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकालेंगे किसकी हेल्प से, इसी मेथड से। अब ध्यान से समझने इसको कैसे करेंगे, निमेटोड। अब इसको ना जरा वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस से रिलेट करो। कैसे रिलेट करोगे, ऐसे रिलेट करो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस एक डाइकोट प्लांट में ट्यूमर कैसे इंड्यूस कर रहा था उस प्रोसेस को समझा था नहीं समझा था? यस मैम। फिर जब हम लोगों ने गोल्डन राइस बनाया, तो गोल्डन राइस के प्रोसेस में भी हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने पहले ये चीज समझी कि हमारी बॉडी को विटामिन ए कहाँ से मिलता है। हमारी बॉडी को विटामिन ए मिलता है बीटा कैरोटीन से, और बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से जाता है, कैरेट के अंदर, या कोई भी हम ऐसी चीज खाते हैं उससे हमें मिलता है। तो हम पहले उस प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर को नेचुरली प्रोसेस कर कैसे रहा है। तो पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये निमेटोड आखिर इन्फेक्शन कैसे करता है आपके टोबैको प्लांट को, उसको इन्फेक्शन कैसे करता है। अब समझो, अब मेरा ये निमेटोड है, तो निमेटोड के पास ना एक जीन है, हर एक काम के लिए, अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसके लिए एक ना एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक जीन है, ये रहा आपका जीन। अब ये जीन रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है आपका एक प्रोटीन बनाने के लिए। This gene is responsible for formation of a protein. अब ये प्रोटीन क्या करता है, जो आपका निमेटोड होता है ना,
ये सपोज करो एक निमेटोड है। अब क्या करता है, ये प्रोटीन जैसे ही निमेटोड की बॉडी के अंदर बनता है, निमेटोड के माउथ में आके लग जाता है ऐसे। फिर इसी प्रोटीन की हेल्प से, इसी प्रोटीन की हेल्प से ये निमेटोड एक टोबैको प्लांट के रूट पे रह पाता है एज अ पैरासाइट। एज अ पैरासाइट ये प्रोटीन हेल्प करता है, या फिर ऐसे समझ लो ये प्रोटीन हेल्प करता है आपके रूट से न्यूट्रिशन लेके किसको देने के लिए, निमेटोड की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। या ऐसे समझ लो आप इस प्रोसेस को। अब सपोज करो अगर मैं क्या करूं, इस प्रोटीन के बनने को ही यहाँ पे रोक दूं। अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो निमेटोड पैरासाइट की तरह नहीं रह पाएगा टोबैको प्लांट पे। निमेटोड आपकी रूट से, टोबैको प्लांट की रूट से कोई न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, तो इसका मतलब टोबैको प्लांट को कोई इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा ना उसकी रूट्स को। Yes, ma'am. तो Yes, मतलब ma'am. मुझे करना क्या है, इस Yes, ma'am. प्रोटीन को रोकना है यहाँ पे बनने से, और प्रोटीन को बनने से रोकने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैम डबल स्टैंडर्ड बना देंगे मैम, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड ज्यादा ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। अरे सिंपल, मेक इट सिंपल, जीन को रोकना पड़ेगा, है ना, Silencing. हाँ जीन की साइलेंसिंग करानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे ऐसे ही लिखो, निमेटोड के पास एक जीन है जो एक प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन हेल्प क्या करता है, इट हेल्प्स निमेटोड, ये निमेटोड को हेल्प करता है टू बिहेव एज एंडो, या फिर एक्टो होता है ना, मेनली एंडो तो रहना होता है, टू बिहेव एज एक्टो पैरासाइट ऑन द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। अब हमने इसकी सॉल्यूशन क्या निकाला, अब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, इफ दिस प्रोटीन, बहुत स्पेलिंग आजकल मैं मिस्टेक करने लग गई हूँ, इफ दिस प्रोटीन won't be there means की स्पेलिंग गलत लिख दिया, नो इन्फेक्शन, तो इसका मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हमें क्या रोकना है, हमें इस प्रोटीन को बनने से रोकना है, और प्रोटीन को बनने से रोकने के लिए मेरे को इस जीन को साइलेंट करना पड़ेगा। अब जीन को साइलेंट करने के लिए मेरे को एक ही टेक्निक आती है, कौन सी, जीन साइलेंट, आरएनए इंटरफेरेंस। चलो ये लिख लिया, आगे चले अभी। आगे चले बच्चों। Yes, ma'am. चलो हम लोगों को ये क्वेश्चन को इग्नोर करना, अभी यहीं पे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। सपोज करो ये है मेरा प्लांट, ये मेरा एक प्लांट है। अब मैंने क्या किया, इस प्लांट को मॉडिफाई कर दिया, प्लांट को मैंने कर दिया मॉडिफाई। कैसे मैंने इसको मॉडिफाई किया, मैंने इसको ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि इसके अंदर जो डीएनए है, अब हमें पता है डीएनए की सिर्फ एक स्ट्रैंड एमआरएनए बनाता है, ये पता है हम लोगों को या नहीं पता है, Yes, ma'am. पता है। Yes, ma'am. तो हमने क्या Yes, किया, ma'am. Yes, ma'am. इसके डीएनए को मॉडिफाई कर दिया कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए बनाए। तो यहां से भी एमआरएनए बनेगा, मतलब एक स्ट्रैंड से भी, और दूसरी वाली स्ट्रैंड से भी एमआरएनए बनेगा। तो इसका मतलब अब प्लांट की बॉडी के अंदर कैसा एमआरएनए बन रहा है, लेकिन अब मॉडिफाई कैसे करेंगे। आप लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग बिल्कुल नहीं करते हो बच्चों कि मैम इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, टाई प्लाज्मिड से। हम लोग टाई प्लाज्मिड से यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे। कौन सा जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे अब हम यहाँ पे, कौन सा जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे, निमेटोड वाले पे आओ। जो निमेटोड के पास जीन था ना, निमेटोड का वो जीन निकालेंगे, निमेटोड के अंदर से वो जीन निकालेंगे, उस जीन को मॉडिफाई करेंगे इस वे में कि वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाए।
उस जीन को निकालेंगे, मतलब जीन की फॉर्म में क्या निकालता है, एमआरएनए निकालता है, तो हम इसके अंदर से एमआरएनए निकालेंगे, उस एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कराएंगे बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर उस डीएनए को हम इस टाइप से मॉडिफाई करेंगे कि उसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या बनाए आगे जाके, एमआरएनए बनाए। ये प्रोसेस आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब जो मैंने अभी बताया वर्बली, लेकिन ऐसा ही करता है। सिर्फ नॉर्मली क्या लिखते हैं कि मॉडिफाई कर देंगे, बट मॉडिफाई कैसे करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। निमेटोड की बॉडी के अंदर से जीन निकाला, जीन किस फॉर्म में, एमआरएनए की फॉर्म में, उसका एमआरएनए से वो डीएनए में कन्वर्ट कराया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, फिर उस डीएनए को ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स एमआरएनए बनाए। तो इसका मतलब अब प्लांट की बॉडी के अंदर क्या है, क्या है प्लांट की बॉडी में, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड। अब जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है बॉडी में तो क्या आ जाता है यहाँ पे, मैम फिर वो ट्रांसलेशन नहीं होगा ना, RISC फैक्टर आएगा ना, यस RISC मैम। फैक्टर है, तो ये आ गया यहाँ पे RISC फैक्टर, ये इससे बाइंड कर गया RISC फैक्टर। और अभी मैंने आपको प्रोसेस समझाया RISC फैक्टर क्या काम करता है। अब एक एमआरएनए तो होगा यहाँ पे एंटीसेंस और एक होगा सेंस। सेंस। तो RISC क्या करता है, हमेशा सेंस वाले को कट करा देगा। तो अब मैं यहाँ पे ना देखो कलर चेंज कर रही हूँ, ब्लू वाले को समझ लेना एंटीसेंस, ब्लू है हमारा एंटीसेंस और ये है सेंस। सेंस वाला। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए ने क्या किया, आपके सेंस वाले को करा दिया ब्रेक। तो मतलब प्लांट की बॉडी के अंदर क्या बन गया, प्लांट की बॉडी के अंदर आपका बन गया, मतलब बच गया सेंस और इसके साथ बाइंड RISC फैक्टर, लिख लो इसको, एंटी सेंस स्ट्रैंड बच गया। तो ये तो हो गया हमारे प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन। अब आप ये सोच सकते हो यहाँ पे कि मैम ये तो प्लांट के अंदर किया, अब हम अपने प्लांट को बचाएंगे कैसे निमेटोड से, हमें तो निमेटोड से बचाना था। अब फिर से ध्यान से समझो, सपोज करो कोई निमेटोड आया ये निमेटोड हमारा, इसको खाने के लिए आपकी प्लांट की रूट्स को, अब जैसे ही उनको खाने की कोशिश करेगा इसकी बॉडी के अंदर क्या जाएगा, ये एंटीसेंस स्ट्रैंड गया निमेटोड की बॉडी के अंदर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझने का ट्राई करो, समझ आएगा। ये इसकी बॉडी के अंदर चला गया। अब इसकी बॉडी के अंदर, निमेटोड की बॉडी के अंदर खुद का एक जीन था जो क्या बनाता था, एमआरएनए बनाता था। अब एमआरएनए वहां पे कौन सा था, सपोज करो सेंस वाला बन रहा है। अब सेंस वाला यहाँ पे है और इसका जस्ट एंटीसेंस हमने निमेटोड की बॉडी के अंदर डाल दिया, ये एंटीसेंस वाला। तो आपको पता है सेंस और एंटीसेंस जैसे ही एक दूसरे को देखेंगे बाइंड कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसका ये यहाँ पे बाइंड कर गया, कौन सा, सेंस आरएनए ऑफ निमेटोड, निमेटोड का सेंस आरएनए। अब जैसे ही सेंस आरएनए और एंटीसेंस, मतलब फिर से मेरा आरएनए डबल स्टैंडर्ड बन गया, फिर से आरएनए डबल स्टैंडर्ड बन गया। अब RISC फैक्टर को तो सिर्फ छोटा सा काम है, जैसे ही डबल स्टैंडर्ड बना सेंस वाले को ब्रेक कराना। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ से फिर से सेंस वाले को करा दिया ब्रेक। अब ये सेंस वाला ब्रेक हो गया। अब यही सेंस क्या बना रहा था, एक निमेटोड की बॉडी में प्रोटीन बना रहा था, जिस प्रोटीन की हेल्प से ये पैरासाइट बन पा रहा था। अब इसका मतलब जब सेंस ही खत्म हो गया तो ना प्रोटीन बनेगा और ना ये पैरासाइट की तरह रह पाएगा और ना ही हमारी रूट्स को इन्फेक्ट कर पाएगा। मैम हाँ जी, ये RISC जब फैक्टर आता है, मैं इसके बाद का वर्ड बीच का समझ में नहीं आया। जैसे ही RISC देखो, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी, प्लांट हो एनिमल हो कहीं पे भी हो, जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा सेम टाइम पे आएगा क्या, RISC फैक्टर। और वो RISC फैक्टर का काम ये होता है दोनों स्ट्रैंड में से जो सेंस स्ट्रैंड होता है उसको ब्रेक करा देता है, उसको डाइजेस्ट करवा देता है। बचता क्या है, सिर्फ एंटीसेंस। और आपको पता है एंटीसेंस कुछ काम नहीं करता है, वो कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा।
अब Okay. एंटी सेंस प्रोटीन मतलब अब हमने क्या किया, ऐसे समझो कि हमने ना प्लांट में, टोबैको प्लांट की बॉडी को ये एंटीबॉडीज दे दिए एक टाइप से, एंटी सेंस स्ट्रैंड एक टाइप से एंटीबॉडीज दे दिए। अब जैसे ही निमेटोड इनको खाने की कोशिश करेगा रूट्स को, तो ये जाएगा इसकी बॉडी के अंदर, निमेटोड की बॉडी के अंदर, और निमेटोड की बॉडी के अंदर इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जैसे ही देखेगा कि एंटीसेंस आया, उसके साथ बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही बाइंड करेगा आरआईएससी फैक्टर अपना काम करना शुरू कर देगा। आरआईएससी फैक्टर सेंस वाले को ब्रेक करा देगा। अब निमेटोड का सेंस आरएनए ब्रेक हो चुका, तो अब सेंस आरएनए ब्रेक हो गया तो प्रोटीन तो बनेगा नहीं फिर उसकी बॉडी में, और अगर प्रोटीन नहीं बना तो पैरासाइट की तरह कैसे रहेगा वहां पे, पैरासाइट नहीं बन पाएगा आपके रूट्स पे, तो मतलब वो आपके रूट्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, आपके टोबैको प्लांट बच जाएंगे। ओके मैम, क्लियर। और कोई डाउट बच्चों? नो मैम। किसी को कोई छोटू सा भी डाउट? चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। ये Yes, ma'am. भी I'm B. which part of the tobacco Ma'am, plant B is है। impacted Root by B option. fruits? चलो इसलिए तो बहुत छोटा सा एंड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आई गया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस मेडिसिन। अब तक हम किसके अंदर देख रहे थे एप्लीकेशन? एग्रीकल्चर के अंदर। Agriculture के अंदर। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे मेडिसिन के अंदर, कि हम लोग यहाँ पे मेडिसिन कैसे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से वो आता है बच्चों कि आज के टाइम में अराउंड 30 रिकॉम्बिनेंट मतलब 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन बना चुकी है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से 30 वैक्सीन या मेडिसिन कुछ भी समझ लो बना चुकी हैं, जिनको अप्रूव भी कर दिया गया है ह्यूमन यूज के लिए पूरे वर्ल्ड में। ये डेटा है वर्ल्ड का, लेकिन इंडिया के अंदर इन 30 में से सिर्फ और सिर्फ अभी 12 ही है जो यूज की जा रही है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कर लोगे इस क्वेश्चन को? यस मैम। चलो हाँ जी मैम। अब मेन चीज आता है कि आखिरकार कौन सी वो आपकी मेडिसिन है जिसको हम बनवाएंगे। तो मेडिसिन बनाई जाती है आपकी कौन सी? इंसुलिन। एंड इंसुलिन आप लोगों को पता है किसमें यूज की जाती है? डायबिटीज के अंदर आपका ये यूज की जाती है, डायबिटीज पेशेंट के अंदर। अच्छा डायबिटीज में प्रॉब्लम क्या होती है? हाँ जी क्या बोल रहे हो? ठीक है, पहले वॉइस था। ठीक है, तो डायबिटीज के अंदर क्या होता है? डायबिटीज के अंदर आपका जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता ग्लाइकोजन में, और ये कन्वर्जन कौन कराता है? इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन नहीं है बॉडी में तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यही चीज होता है। तो अब जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, अब डायबिटीज के लिए उनको हम क्या करना पड़ेगा? उनको इंसुलिन देना पड़ेगा। अब इंसुलिन को ओरली दिया जाता है, इंजेक्टेड फॉर्म में दिया जाता है? मैम इंजेक्टेड। ओरली क्यों नहीं दिया जाता? कि मैम इंसुलिन एक प्रोटीन है और हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है, एंजाइम से खा सकती है। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही है या कुछ और रीजन है? मैम ये रीजन की ओरली में वो होते हैं सीक्रेट, इसलिए इंजेक्ट करते हैं उनको। यही रीजन है, बिकॉज क्या होता है ना, इंसुलिन क्या एक प्रोटीन है, और प्रोटीन को आप जैसे अगर ओरली लेंगे तो आपका प्रोटीज एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर जाएगा, इसलिए डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इंसुलिन की अगर मैं बात करूं बच्चों, इंसुलिन दो फॉर्म में होते हैं। सबसे पहली फॉर्म होती है, एक तो होती है प्रो इंसुलिन और एक होती है सिर्फ इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में क्या होता है? प्रो इंसुलिन के अंदर 3 चेन होती है, ए चेन, बी चेन, सी चेन। इंसुलिन कैसे बनता है, मतलब प्रो से इंसुलिन कैसे बनाओगे? अगर आपको ये प्रो को मतलब प्रो इंसुलिन को कन्वर्ट करना है इंसुलिन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से बस ये जो एक्स्ट्रा सी चेन है ना, सी चेन रिमूव कराना पड़ेगा, माइनस सी चेन। सी चेन आपने रिमूव करा दिया तो बचा यहाँ पे क्या? सिर्फ और सिर्फ आपका ए और बी चेन। अब ए चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन आता है। 21। ए चेन में होते हैं आपके 21 अमाइनो एसिड, और बी चेन में होते हैं आपके 30 अमाइनो एसिड, और सी चेन में होते हैं आपके 33 अमाइनो एसिड। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं प्रो इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड हुए? 21 प्लस 30 प्लस 33 कितने हो गए? 24।
84 हो गया ना, यस मैम। और नॉर्मल इंसुलिन में सिर्फ 21 51 प्लस 51 30 51 51। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। मैम जी, ठीक है, हाँ बोलो। जैसे आपने नॉर्मल इंसुलिन में मतलब सी को क्यों हटाया? ये एक प्रो फॉर्म होते हैं, जैसे होता है ना प्रो एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये प्रो इंसुलिन मतलब क्या होता है ना, जो हमें इंसुलिन मिलती है किसी भी हम क्या कर रहे हैं, इसको आर्टिफिशियली अगर बनाएंगे तो आर्टिफिशियली हम लोगों को ये मिलेगी प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। हमें इसके अंदर से क्या कराना होता है, सी चेन को हटाएंगे हम। देखो ऐसे इसकी चेन होती है, आपको मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो इस टाइप की इसकी चेन होती है प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रही है ये है आपकी ए चेन, और जो आपको लाइट कलर से दिख रही है ये है आपके बीच में सी चेन, और ग्रीन कलर वाली है आपकी बी चेन। ये है सी और ये है बी। अब आपको क्या करना है, इस इंसुलिन को मैच्योर कराना है। अब मैच्योर कराने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, यहां से ब्रेक कराना पड़ेगा और यहां से ब्रेक कराना पड़ेगा। सी वाली चेन को अलग हटा के ए और बी को ज्वाइन कराना होगा। और ज्वाइन भी कैसे कराओगे आप, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन कराओगे। ये भी क्वेश्चन आएगा, ए चेन और बी चेन दोनों के दोनों आपस में कौन से लिंकेज के थ्रू बॉन्डेड होती है, तो बॉन्डेड होती है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, यस मैम। ओके मैम जी। चलो तो ये वाली चीज इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, ये सब एक्स्ट्रा नहीं देखना है। हाँ अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो ऑब्टेन की गई थी वो किसकी हेल्प से की गई थी, ई कोलाई के अंदर। मतलब हम लोगों ने सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाया था ई कोलाई की बॉडी के अंदर। एंड किसने बनाया था, एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली। कब बनाया था, 5 जुलाई 1983 में। और उनको इस इंसुलिन को उन्होंने नाम दिया था क्या, ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन इन्होंने इसको नाम दिया था। एंड कहां से इन्होंने इस इंसुलिन को निकाला था, कैटल और पिग्स से। कैटल और पिग्स से इन्होंने इंसुलिन को आइसोलेट किया था। इन्होंने देखा था कि पहले जो आपकी इंसुलिन होती है वो 3 चेन्स होती है, ए बी और सी। अब ए बी और सी को आपको क्या कराना है, इसको मैच्योर कराने के लिए सी पेप्टाइड को वहां से हटाना पड़ेगा। अब सी पेप्टाइड को हटा के आप वहां पे सिर्फ इंसुलिन का फॉर्मेशन करा सकते हो। तो आपने देखा वहां पे कि सी पेप्टाइड आपकी मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होती। मतलब जो कैटल और पिग की बॉडी में से निकाला वो कौन सी थी, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में थी। एक प्रो एंजाइम होता है जिस फॉर्म में, ऐसे थी। हमने क्या किया, वहां से सिर्फ और सिर्फ सी चेन को हटाया और अपनी इंसुलिन को मैच्योर कराया। इतना क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। सबसे पहले किसने बनाया था, एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, 5 जुलाई 1983 में इन्होंने बनाया था। इसकी हेल्प से बनाया था, ई कोलाई की हेल्प से बनाया था। सॉर्टेड यहाँ तक सब कुछ, यस मैम। बच्चों याद रख लेना जरूर। 1983 चाहे 5 जुलाई मत याद रखना, बट 1983 जरूर याद रखना। चलो अब इतना हम लोगों का क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी जीन थेरेपी कि आखिरकार जीन थेरेपी क्या होता है। तो जीन थेरेपी बहुत नॉर्मली समझना चाहिए। याद है आप लोगों को जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखे थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जीन के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर होता था। यस मैम। होता था नहीं, तो उन्हीं जीन डिसऑर्डर्स को हम देखेंगे कि हम लोग कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि जीन थेरेपी यूज की गई थी। जीन थेरेपी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे यूज की गई थी। 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उसके ऊपर इसको यूज किया गया था इन 1990। ठीक है, अब इस 4 ईयर ओल्ड गर्ल को आखिरकार प्रॉब्लम क्या थी, इसको प्रॉब्लम ये थी इसकी बॉडी के अंदर एक जीन नहीं था। जो जीन क्या बनाता है, कौन सा एंजाइम बनाता था, एडिनोसिन डी एमाइनेज। एडिनोसिन डी एमाइनेज इसकी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा था। अब आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए ना कि आखिरकार ये एडिनोसिन डी एमाइनेज हमारी बॉडी के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है।
यस अब मैम। देखो, अब आपका चैप्टर यहाँ पे बेसिक लगेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर का। हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम में 2 टाइप के ऑर्गन्स पढ़ाए थे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी। कोई बता सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी क्या थे? मैम प्राइमरी थाइमस था और बोन मैरो था, और सेकेंडरी हमारे बाकी फंक्शन भी फंक्शन लिम्फोसाइट्स को। मैम बोन मैरो जो था वो हम्म। बी और टी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता था, और जो टी लिम्फोसाइट था वो मैच्योर होता था थाइमस में। या वेरी गुड। तो अब जो ये प्रोसेस पढ़ा ना आपने मैचुरेशन वाला, तो जो मैचुरेशन वाला प्रोसेस है ना वो यही एंजाइम करा रहा है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर हमने देखा था वहां पे ओरिजिन भी होंगे, उनका मैचुरेशन भी होगा और उनका डिफरेंशिएशन भी होगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। बस मैचुरेशन टी लिम्फोसाइट का थाइमस के अंदर हो रहा था, फिर वहां से वो माइग्रेट होकर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास जा रही थी, जहां पे वो अपनी एंटीजेनेसिटी दिखा रही थी, मतलब एंटीजेंस के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया था उन्होंने, एंटीबॉडीज बनाना शुरू किया था। तो जो प्रोसेस है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर चल रहा है मैचुरेशन वाला, वो ये एंजाइम कराता है। अब अगर इस 4 ईयर ओल्ड गर्ल की बॉडी के अंदर एडिनोसिन डीएमाइनेज नहीं है, तो इसकी बॉडी के अंदर क्या नहीं होगा? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होंगे, तो नो मैचुरेशन ऑफ। टी लिम्फोसाइट इन थाइमस। और अगर बी और टी लिम्फोसाइट नहीं होंगे तो क्या भी नहीं होगा फिर? इम्यूनिटी बहुत वीक होगी। वीक नहीं होगी ही नहीं इम्यूनिटी बिल्कुल भी, क्योंकि देखो ना बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बना रहे हैं, तो इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज भी नहीं बन रहे हैं। टी लिम्फोसाइट टिश्यू ग्राफ्टिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम कर रहा है, तो इसकी बॉडी का वो भी काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब अगर ये एंजाइम नहीं है तो कोई इम्यूनिटी नहीं बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब हमें इसके अंदर इसकी बॉडी में एक जीन डालने पड़ेंगे। कौन से? एडिनोसिन डीएमाइनेज जो कोड कर रहे हैं। आया प्रॉब्लम समझ में कि प्रॉब्लम क्या है? यस मैम। अब मतलब ये एक ह्यूमन है, एनिमल है, तो मैं यहाँ पे वेक्टर कौन सा यूज करूंगी? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस यूज करेंगे, एग्जैक्टली। अब देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास वो छोटी सी 4 ईयर ओल्ड गर्ल जो बहुत सैड सैड है अभी। क्यों सैड सैड है? अच्छा, एडीए की डेफिशिएंसी नहीं है। होने वाली डिसीज को क्या बोलते हैं? मैम एडीए मैम की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज, हाँ बोलो। मैम SCID। यस मैम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCID? सेवियर कंबाइंड मैम सर्वर इम्यून डेफिशिएंसी। या severe combined immunodeficiency syndrome। मैम। हाँ जी। मैम जो ये लड़की थी 4 ईयर जो गलती, इसका नाम शायद से असंती समथिंग, असंती डिसोवा ऐसी कुछ था। ऐसे ही कुछ था बट एग्जैक्टली नहीं पता क्या था, और अभी भी है ये लड़की। यस मैम। इंडिया में अवेलेबल है, अगर आप चाहो ना तो इसका गूगल पे फोटो या फिर इसका यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यूज भी हैं। मैंने अपना ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया जब पहली बार इसके ऊपर जीन थेरेपी यूज किया गया था। 4 ईयर का याद है? होगा याद। मैम हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल होते हैं, तो मैम इंजेक्ट कहाँ पे करते होंगे? सबसे पहले आपके बोन मैरो में करेंगे ना, क्योंकि बोन मैरो के अंदर ही तो बन रहा है बीओटी लिम्फोसाइट्स, फॉर्मेशन होगा, है ना। तो देखो SCID इसको है, मतलब एडीए की डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी। तो हमने क्या किया, एक इंजेक्शन लिया और इंजेक्शन के थ्रू इसकी बॉडी से डिफेक्टेड सेल्स बाहर निकाल लिए। आइसोलेशन ऑफ एडीए डिफेक्टिव सेल्स, मतलब वो सेल्स जिनके अंदर एडीए एंजाइम बनाने का जीन डिफेक्टेड हो रखा है। अब उनको ले जाया और लेके एक कंटेनर में रख दिया। कंटेनर, ये देखो
ऐसे कंटेनर में मैंने इन सेल्स को रख दिया, ऐसे ये रखा। अब मैंने क्या किया, एक हेल्दी जीन लिया जो एडीए को कोड कर रहा था, और एक लिया मैंने रेट्रोवायरस, और इस रेट्रोवायरस के साथ मैंने जीन कौन सा डाल दिया, विद एडीए हेल्दी जीन। ये समझ में आया? यस मैम। और इसको छोड़ दिया इन सेल के साथ, छोड़ दिया। अब जैसे ही इन सेल्स के पास आएगा, इसका तो काम है अपना जेनेटिक मटेरियल देना, तो इसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल इन सेल्स को देना शुरू कर दिया। फिर मेरे को कुछ टाइम बाद यहाँ पे जो सेल्स दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, हेल्दी जीन्स वाले। इनके पास Yes, है हेल्दी जीन, और फिर क्या किया, इन हेल्दी जीन्स को इस 4 ईयर ओल्ड गर्ल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। हो गया इसका डेफिशिएंसी फिनिश। आया समझ में? अब बताओ ये प्रोसेस एक टेम्पररी है या परमानेंट है, मतलब क्योर कैसा है? मैम एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाला जाए तो ये परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम इसको करें तो परमानेंट है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, एक ही सेल से पूरी बॉडी की सेल्स बन रही होती हैं, लेकिन अभी इसकी पूरी बॉडी की सेल्स तो बन चुकी है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ पीरियड के बाद रेगुलर इंटरवल पे इंजेक्शन हेल्दी देना जीन्स पड़ेगा। वाले सेल्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि सेल्स क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है। तो हमें डायरेक्टली इसको हेल्दी जीन्स कॉन्टिन्यूअसली वे में देने होंगे, तभी इसकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बनता रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो जीन थेरेपी का मतलब वही करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन। एक नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे इनटू एक इंडिविजुअल या फिर एक एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। नॉन फंक्शनल जीन को कंपनसेट करने के लिए ये चीज। तो पहली जीन थेरेपी में बताया 1990 में किया गया था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, उसके पास क्या थी, एडीए डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमाइनेज। ये एंजाइम बहुत क्रूशियल होता है आपकी इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए। वो क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। अब इस डिसऑर्डर में क्या होगा, इस डिसऑर्डर में वो जीन डिलीट हो चुका है जो एडिनोसिन डीएमाइनेज को कोड कर रहा था। तो अगर इसका मतलब इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हम उनका पूरा, बिकॉज बोन मैरो के अंदर ही क्या बनता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, तो बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दे तो तब भी आपका हो सकता है। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो अभी मैंने समझाया आपको, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन के थ्रू उसको फंक्शनल एडीए दिया जाता है। बट द प्रॉब्लम विद बोथ, दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। As the first step toward gene therapy, lymphocyte from the blood of the patient are grown in a culture, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि सेल्स को निकाला, उनको एक कल्चर में ग्रो कराया, उसके साथ रेट्रोवायरस डाला और उनके अंदर नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया। फंक्शनल एडीए को इंट्रोड्यूस कराया उसके लिम्फोसाइट्स के अंदर, जो सेल्स निकाली थी वो लिम्फोसाइट्स वाली सेल्स थी, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। पेशेंट के अंदर हमें इसको सब्सिक्वेंटली वे में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, एज दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। तो पेशेंट को क्या चाहिएगा, इनका पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सर्च जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। हाउएवर if the gene isolated from the bone marrow producing ADA is introduced into the cell, embryonic stage पे अगर हम इसको करेंगे तो ये परमानेंट क्योर है। तो है एनसीईआरटी में वही सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा अभी। जी डेफिशिएंसी है मैम, इसको हम जो हमारा एम्नियोटिक फ्लूइड होता है उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड से, Yes, ma'am. एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ना आप सिर्फ क्रोमोसोम्स को देख सकते हो, Yes, ma'am. जीन्स को नहीं। ये चीज मैंने देखो आपकी जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाए थे वहां पे बताया था। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को तभी आइडेंटिफाई करेंगे जब उसके कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे। फिर हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में उससे डेफिशिएंसी, अगर उसकी मदर भी एडीए डेफिशिएंसी थी उसको, उस केस में डिटेक्ट करेंगे हम इसको। ओके मैम। ठीक है।
चलो, तो ये हुआ हमारा जीन थेरेपी। अब नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में मतलब हम जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है इसको यूज करते हैं टेस्टिंग करने के लिए भी किसी डिसीज को। जैसे कि सबसे अच्छा इसमें टेस्ट होता है एलाइसा। एलाइसा टेस्ट कोई कैंसर डिटेक्शन में भी करता है या नहीं करता है यूज? ये स्पैम करते हैं। Obviously. मैं बोल रहा शायद करते होंगे, बोल रहा ना कोई। चलो देखो क्या करते करता हैं। है इसमें, करते हैं। भी तो अब होता ही है। समझना, बोलो। एड्स में भी तो होता है। हाँ, एड्स में भी होता है। तो देखो इसके अंदर होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना है प्रोसेस। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बताओ चलो। एलाइसा जाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट सॉर्बेंट एसे। सॉर्बेंट ऐसे लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ऐसे। सॉर्बेंट ऐसे। अब प्रोसेस समझना, इसके अंदर ना हम दो टाइप की टेस्टिंग कर सकते हैं, एक तो एंटीजन और एक एंटीबॉडी। तो दोनों को मैं अलग अलग आपको लिख के बता रही हूँ। पहले हम लोग कर रहे हैं एंटीजन और फिर हम देखेंगे एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी का मतलब ये है कि सपोज करो कोई पेशेंट है हमारा, ठीक है, उस पेशेंट की बॉडी के अंदर मैं ये टेस्ट कर रही हूँ सबसे पहले, मतलब उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन अभी ये नहीं पता। अच्छा देखो ना, आप लोगों को फीवर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आप लोगों को ना पर्टिकुलरली जाते ही ये नहीं बताता कि आपको टाइफाइड है, मलेरिया है या क्या कौन सी डिसीज है, निमोनिया कुछ भी है। वो आपको टेस्ट लिख के देता है और उस टेस्ट पे कभी एक नहीं लिखता, एटलीस्ट 2 या 3 लिखता है। करता है नहीं करता है? आपको टाइफाइड का भी टेस्ट लिख देगा, मलेरियल टेस्ट लिख देगा, ये सब टेस्ट लिखेगा। तो अब आपके जो लैब टेक्नीशियन है वो क्या करते होंगे उस केस में, वो समझना है आपको कि लैब टेक्नीशियन क्या करता है। अब लैब टेक्नीशियन सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी है या नहीं है। अगर एंटीबॉडी है आपकी बॉडी में तो किस एंटीजन की एंटीबॉडी है। सबसे पहले एंटीबॉडी है या नहीं है, फिर एंटीजन की करेंगे। पहले तो किसका कर लेंगे, सपोज करो टाइफाइड का टेस्ट करना है तो टाइफाइड के लिए कौन सा एंटीजन होता है, सैल्मोनेला टाइफाइड। तो सैल्मोनेला टाइफाइड के थ्रू आप वो टेस्ट करेंगे। अगर उनको मलेरिया के लिए करना है तो मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम वाला यूज करेंगे। ऐसे वो यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। अब टेस्टिंग में क्या करेंगे, आपने तो जाके अपना लैब में दे दिया ब्लड सैंपल, सिर्फ आप ब्लड सैंपल देके जा जाते हो ना वहां से, फिर आपकी रिपोर्ट्स आ जाती है अराउंड 2 से 3 घंटे के आसपास में। तो यहाँ पे अब होगा क्या, दादी का हैंड रेस किया, कोई डाउट है? यस मैम। मैम जैसे एंटीजन एंटीजन के रूप में हमारी बॉडी में अगर प्लाज्मोडियम एंटर कर रहा है तो मैम एंटीबॉडी मैम किस नाम की होगी वो? अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम है तो उसके अगेंस्ट क्या कोई एंटीबॉडी बनती है हमारी बॉडी में? नहीं। एंटी मलेरियल वहां पे हम लोग क्या ड्रग्स का यूज करते हैं। सिर्फ वहां पे ना आपके जो आरबीसीज होते हैं ना, आरबीसीज के काउंट से पता लगाया जाता है कि आपकी बॉडी का आरबीसी काउंट क्या है। ओके मैम। आपके ब्लड के अंदर आरबीसी काउंट देखा जाएगा कि अगर आपका आरबीसी काउंट कम हो रखा है तो इट मीन्स आपको मलेरिया हो सकता है, ऐसे उसमें पता लगाया जाता है। तो सबके टेस्ट करने के तरीके अलग अलग हैं। तो अब यहाँ पे देखो एंटीजन वाले में हम क्या करेंगे, ऐसे आप लोग भी डायग्राम्स बनाओ। अब देखो, अब आप लोगों ने कभी देखा है किसी को लैब टेक्नीशियन में वो टेस्ट करते हो कि वो टेस्ट कैसे परफॉर्म करता है? उनके पास ना एक नो प्लेट, मैम। उस प्लेट में ना ऐसे कुछ होल्स बने रहते हैं थोड़े, और उसके अंदर वो आपकी ब्लड ड्रॉप डालते हैं और ब्लड ड्रॉप डालने के बाद ना एक स्पैचुला लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे ना ऐसे रब करते रहते हैं। पहले रब करेंगे फिर उसको वापस से ऐसे इन्वर्ट कर देंगे, फिर दूसरी वाली ऑयल में डालेंगे, फिर उसमें ड्रॉप वाइज कुछ केमिकल डालते हैं, फिर उसको ऐसे रब करेंगे, फिर उसको ऐसे इन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे वो करते हैं। फिर बाद में ना एक कलर अगर चेंज होता है तो कलर चेंज से वो बताते हैं कि हुआ या नहीं हुआ, मतलब इन्फेक्शन है या नहीं है। ऐसे वो करता है, कभी देखना इस चीज को, या फिर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे वीडियोस।
तो अगर आपको पता करना है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप मार्केट से किट लोगे। अब कौन सी किट लोगे, आप वो वॉइस वाली वो किट लोगे जिसके पास एंटीबॉडीज अटैच होंगी। ये हमारी है एंटीबॉडीज यहाँ पे, ऐसे। इनको मैं बना देती हूँ पहले। ये हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप एंटीजन टेस्ट कर रहे हो, अगर आप एंटीजन का पता लगा रहे हो, तो आप वॉइस वो यूज करोगे जिसके अंदर एंटीबॉडीज अटैच है। अब जैसे ही आपने अपना ब्लड सैंपल डाला यहाँ पे, आप अपना ब्लड सैंपल लेके आए और आपने अपना ब्लड सैंपल यहाँ पे डाल दिया। अगर सपोज करो आप टेस्ट कर रहे हो कि आपको टाइफाइड है या नहीं है, तो टाइफाइड के अगेंस्ट जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, उन्हीं एंटीबॉडीज से बनाई जाती है किट। अब टाइफाइड का एंटीजन अगर आपकी ब्लड के अंदर हुआ, तो इन एंटीबॉडीज से बाइंड कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? यस मैम, कर जाएगा। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है टाइफाइड का, तो यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा वो। सपोज हम मान लेते हैं टाइफाइड है, तो वो आपका बाइंड कर गया। इसको आपके एंटीजन ये बाइंड कर गए, यहाँ पे कर गए बाइंड। तो पहली वॉइल के अंदर उन्होंने आपका ब्लड डाला, मतलब लैब टेक्नीशियन ने उसको ऐसे रब किया, एंड रब करने के बाद फिर उसके ऊपर ना वो ड्रॉप वाइज कुछ डालेंगे, या आप यूट्यूब पे देखना तब आपको पता चलेगा। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे नाम है टेक्निक का एंजाइम लिंक्ड, तो यहाँ पे क्या करता है, एक एंटीबॉडी डालेंगे। अभी कैसी एंटीबॉडी डालेंगे, जो कि एक एंजाइम लिंक्ड होगी, मतलब उस एंटीबॉडी से एक एंजाइम लिंक्ड होगा। ये बनी बनाई आती है किट के साथ ही आपकी। आपने क्या किया, आपके एंटीजेंस तो बाइंड कर गए थे यहाँ पे, इसके साथ आपने ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज डाल दिया। अब एंटीजन अगर बाइंड कर गए होंगे, ध्यान से समझना, अगर एंटीजन बाइंड कर गए होंगे तभी आपका ये एंजाइम लिंक्ड यहाँ पे बाइंड करेगा। सपोज अब हमने मान लिया था कि एंटीजन बाइंड हो गए थे, तो इसका मतलब आपके ये एंटीबॉडी भी यहाँ पे बाइंड कर गए, हो गया बाइंडिंग। अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ सबस्ट्रेट आप डालोगे। यहाँ पे आप कुछ, बच्चों क्या बोल रहे हो आप लोग चैट सेक्शन में? मैम इसमें अभी एक बच्चे ने बोला कि उनके पास वीडियो है लैब की, तो हम कह रहे ग्रुप पे सेंड कर देना। हाँ अभी समझो, पहले बात बाद में करना। तो हमने फिर सबस्ट्रेट डाला, और सबस्ट्रेट हम कैसा डालेंगे, क्रोमोजेनिक। अब क्रोमोजेनिक पता है, क्रोमोजेनिक वो सबस्ट्रेट होता है जब भी ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एक कलर आप लोगों को शो करेगा, ऐसा आपने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला। अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किसके प्रेजेंस में होता है, एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, नहीं होता है? यस मैम। है ना? तो अब ये देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। अगर आपका ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बाइंड हो गया होगा, अगर ये बाइंड हो गया होगा, तो तभी तो ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, है ना? करेगा या नहीं करेगा? लेकिन अगर ये बाइंड नहीं हुआ होगा तो क्या ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा? मैम कर पाएगा। तो इसका मतलब आपके जो एंटीजेंस यहाँ पे बाइंड हुए थे, इनके साथ ये एंजाइम ने मिलके इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करा दिया प्रोडक्ट में, और आपको शो हो गया एक कलर। अगर कोई आपको एक कलर शो हुआ तो इट मींस टेस्ट है आपका पॉजिटिव। बेटा प्रोडक्ट वो डिपेंड करेगा कि आप सबस्ट्रेट कौन सा वहां पे यूज कर रहे हो। सबस्ट्रेट वो आपके किट के अंदर ही अवेलेबल मिलता है वो, तो टेस्ट आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो अगर आपके पास किट है वो टेस्टिंग करने की। तो ये आपका कलर में चेंज हो जाएगा, मतलब कलर आपको विजिबल होगा, इट मींस टेस्ट पॉजिटिव है। अब आपने यहाँ पे अगर सपोज करो एंटीबॉडीज लिए थे टाइफाइड वाले, तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर टाइफाइड वाले एंटीजन थे। अब आपने ये तो पता कर दिया कि चलो आपको टाइफाइड के एंटीजन थे। अब आप पता करना चाहते हो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, मतलब आपको एंटीबॉडीज पता करना है कि आपकी बॉडी में बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं किसी एंटीजन के अगेंस्ट, या किस एंटीजन के अगेंस्ट आपको एंटीबॉडीज बन रहे हैं। इसके लिए भी देखो क्या होगा, यहाँ पे तो मैंने वो वाली वॉइल्स यूज किया था जिसके ऊपर
क्या लिंक्ड थे मेरे? एंटीबॉडीज। अब मैंने सपोज करो टाइफाइड वाले ले लिया, टाइफाइड के एंटीजेंस यहाँ पे लगे हुए हैं ऐसे, टाइफाइड के एंटीजेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, और मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि एक्चुअली में आपकी बॉडी के अंदर टाइफाइड के एंटीबॉडीज बने हैं या नहीं बने हैं। कैसे करोगे? आपने अपना ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल को डाल दिया यहाँ पे, ब्लड सैंपल जैसे ही डाला तो अगर आपके ब्लड सैंपल के अंदर टाइफाइड के अगेंस्ट बनने वाले एंटीबॉडीज हुए तो बाइंड करेंगे नहीं करेंगे? बाइंड करेंगे। बाइंड, ये देखो ये आपके बाइंड कर गए। नेक्स्ट प्रोसेस सेम बिल्कुल जैसे ऊपर किया था, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी। अब बस छोटा सा डिफरेंस है, आपके ये वाले एंटीबॉडी वो थे जो एंटीजन से बाइंड कर रहे थे, ये वो एंटीबॉडी तो जो एंटीजन से। अब एंटीबॉडी टेस्ट में आप क्या करोगे? ऐसे एंटीबॉडीज लोगे which bind with another antibody, मतलब ऐसे एंटीबॉडी जो किसी दूसरी एंटीबॉडी से बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपके टाइफाइड वाले एंटीबॉडीज कर गए बाइंड, बाइंड कर गए। मैम ये समझ नहीं आया। आप ना देखो, हमेशा हमने सुना है कि एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करता है ना। यस मैम। लेकिन यहाँ के वाले केस में जब आप एंटीबॉडी का टेस्ट कर रहे हो तो आप ऐसे एंटीबॉडीज लोगे जो किसी एंटीजन से नहीं, किसी एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, किसी एंटीबॉडी से। अब ये एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड जो है ये बाइंड तो तब करेगा ना जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होंगे? एंटीबॉडीज होंगे। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर सपोज एंटीबॉडीज थे तो ये बाइंड हो गया। ये सपोज करो यहाँ पे ऐसे बाइंड हो गया आपका एंजाइम लिंक्ड वाला। अब एंजाइम लिंक्ड वाला बाइंड भी हो गया, अब आपने सबस्ट्रेट डाला, और अब सबस्ट्रेट डाला तो अगर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो आपका कलर आ जाएगा, और कलर से आपको पता चल जाएगा टेस्ट है पॉजिटिव। बताओ आया समझ में? यस। अब यहाँ पे देखो होता कैसे है, इसको ना बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे समझो जैसे कि आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। आपने क्या किया, जैसे कि पेन समझो, अब ये पेन एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, एंटीबॉडीज बाइंड करा रखे हैं इसके बॉटम सरफेस पे एंटीबॉडीज बाइंड है। ऊपर से मैंने आपका ब्लड सैंपल डाला, अब ब्लड सैंपल में अगर एंटीजन होंगे तो बाइंड कर जाएंगे, बाइंड कर गए तो मैं इसके बाद क्या करूंगी, इसको ऐसे इन्वर्ट कर दूंगी, इसको ऐसे इन्वर्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर मेरे एंटीजन बाइंड कर गए होंगे तो इन्वर्ट करने में एंटीजन नीचे नहीं गिरेंगे ना। लेकिन अगर बाइंड नहीं हुए होंगे तो निकल जाएगा पूरा, क्योंकि ब्लड डाला आपने, उसमें ब्लड डाला, ब्लड के अंदर एंटीजन होंगे तो बाइंड कर जाएंगे, एक्स्ट्रा ब्लड बाहर से। और अगर एंटीजन नहीं होंगे तो कुछ भी बाइंड नहीं करेगा वहां पे। फिर आपने इसके अंदर ड्रॉप वाइज डाला एंटीबॉडीज जिसके ऊपर एंजाइम लिंक्ड थे, वो आपने डाल दिया, फिर उसके बाद डालने के बाद वापस से इन्वर्ट कर दोगे इसको। अब अगर आपके वहां पे एंटीजन बाइंड कर गए होंगे तभी वो एंटीबॉडी भी बाइंड कर गया होगा, तो आप चाहे इसको कितना ही उल्टा कर लो, आपकी जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज है वो नहीं नीचे गिरेंगे। फिर आपने सबस्ट्रेट डाला, अब सबस्ट्रेट डालने के बाद अगर आपको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में कलर दिखा तो टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं तो टेस्ट नेगेटिव है। हाँ जी, कलर से ही पता चलेगा, कलर से ही पता चलेगा कि टेस्ट पॉजिटिव है नहीं है, क्योंकि हमारे लैब्स में इतनी ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स तो प्रेजेंट नहीं होते कि माइक्रोस्कोप के थ्रू देख के वो बता पाए एंटीजन है या नहीं है। हाँ जी, प्रोडक्ट बनने के बाद ही, प्रोडक्ट क्योंकि सबस्ट्रेट हमने क्रोमोजेनिक लिया था, अब जैसे ही वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तब आपको कलर शो होगा। आगे यहाँ तक समझ में? यस मैम। अब कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। तो यहाँ पे देखो आपके चैप्टर कलर का, कोई सा भी शो हो सकता है। हाँ, कलर डिपेंड करेगा कि आपने कौन से क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाला लिया है, वो आपकी किट के वाइज होता है, आपकी किट के ऊपर लिखा रहता है ये चीज एग्जैक्टली में कि आपका कलर यहाँ पे कैसा, अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो रेड कलर आएगा, टेस्ट नेगेटिव हुआ तो येलो कलर आएगा, ऐसे वहां पे लिखा रहेगा।
बेटा कोविड टेस्ट में आपका पीसीआर यूज किया जाता था, पीसीआर वहां यस पे। मैम। वहां पे पता क्या करते थे, देखो उसमें भी थोड़ा सा समझ लो। वहां पे क्या होता था, आपका ब्लड सैंपल्स को लेते थे और आपके ब्लड सैंपल्स के अंदर से आपका जेनेटिक मटेरियल को टेस्ट करते थे कि आपके ब्लड सैंपल के अंदर क्या वायरस का, क्योंकि वायरस क्या करता है, देखो वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज तो नहीं बनती है ना, और वो सिर्फ क्या करता है, आपके जेनेटिक मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल को आपके जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करा देता है। तो हम यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे टेस्ट करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर से जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर जो रियल कोरोना वायरस होता है ना, रियल कोरोना वायरस के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अब प्रोब समझे, प्रोब क्या होता है, आपके डीएनए की न्यूक्लिक एसिड्स की छोटी छोटी सीक्वेंस जिसको रेडियो रिबल्ट कर देते हैं। तो कोरोना Yes. वायरस की प्रोब्स बना लेते थे, कोरोना वायरस के जैसा इसका एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल होता है उसका प्रोब्स बना लेते थे, उसके प्रोब्स को आपके सैंपल के साथ मिक्स करते थे। अगर बाइंड हो गया तो इट मीन्स आपके ब्लड के अंदर या आपके जेनेटिक मटेरियल में वायरस का जेनेटिक मटेरियल, तो आप इन्फेक्टेड हो। अगर नहीं हुआ तो नहीं हो। और वो कैसे, रेडियो एक्टिव उनको बनाया है, उसके ऊपर वो यूवी रेज वगैरह वो सब डाल के देखेंगे और डाल के देखने से वही कलर शो होगा तो पता चल जाएगा। द सेंट्रीफ्यूगेशन सिर्फ इसलिए किया जाता है जितनी भी उसके अंदर अनवांटेड चीजें होती हैं वो सारी की सारी बॉटम में बैठ जाए और आपको जो पार्ट चाहिए वो ऊपर रह जाए। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है हाई स्पीड पे उसको रोटेट कराना। किसी भी चीज को हाइट स्पीड पे जब हम रोटेट कराते हैं तो उसको अलग अलग जो साइज वाले मैटर होता है कि जो लाइट साइज वाले है वो ऊपर आ गए, हैवी वाले नीचे हो गए, तो साइज के बेसिस पे अलग अलग हो जाता है। हाँ जी बेटा, उसका रिजल्ट 15 मिनट में इसीलिए आ जाता था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्या कर रखे थे, आपके वायरस के प्रॉप्स बहुत सारे, जो वो पीसीआर की किट आती थी ना, जो उस टाइम पे पीसीआर चल रहा था, पीसीआर की किट में आपका वही होता था, कोरोना वायरस के प्रॉप्स होते थे। उसके ऊपर जेनेटिक मटेरियल डाला, मतलब आपका स्लाइवा या फिर जो भी आप टेस्टिंग के लिए लेते थे वो डाला, उसको डालने के बाद आपको डायरेक्टली कलर दिखा देता था अगर वो प्रॉप्स उसके साथ बाइंड कर जाते थे। प्रॉप्स बाइंड हुए, कलर दिख गया, नहीं तो नहीं। मैम जो कोरोना वायरस था ये भी तो मैम एक बायोटेक का नुकसान ही था ना मैम, क्योंकि इसमें शायद से इसी के ऊपर प्रोसेस करे थे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। हाँ, इसी में कोरोना वायरस के ऊपर वो टेक्निक, मतलब एक लैब में काम चल रहा था तो उस लैब से ही ये निकला था कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन बहुत फास्टली होता है तो इसलिए इसके इतने सारे सारे स्ट्रेन्स आते रहे। इतनी जल्दी वैक्सीन भी नहीं बन रहे थे जितने जल्दी इसके स्ट्रेन्स चेंज हो रहे थे।